पाकिस्तान नहीं, माफ कीजिएगा, आतंकिस्तान। क्योंकि जो मुल्क आतंकवाद पालने पोसने के अलावा आतंकवाद को बेशर्मी के साथ स्पॉन्सर करने से पीछे ना हटे तो वो तो आतंकिस्तान ही हो सकता है। भारत ने जहां पर शंघाई कोऑपरेशन यूनिट, जहां एससीओ समिट में पाकिस्तान और चीन को जिस तरीके से धोबी पछाड़ मारा, इन दोनों देशों को कई दिनों तक सोने नहीं देगा। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को इतना दमदार थप्पड़ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही मार सकते हैं, जिसकी गूंज पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन को भी बरसों तक याद रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज एक बार फिर से भारत ने चीन और पाकिस्तान की एक बड़ी चाल को नाकाम कर दिया। पहले तो जहां पर एससीओ मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को बात तक नहीं दिया, मतलब बात तक नहीं की, वो घूरते रहे, लेकिन रक्षा मंत्री ने उन्हें इग्नोर किया है। सूत्रों के मुताबिक एससीओ के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर बलूचिस्तान का जिक्र करना चाहता था, ब्लफ खेलना चाहता था, जिसके बहाने भारत को घेरने की कोशिश हो सके। इस ड्राफ्ट को चीन का पूरा समर्थन भी हासिल था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह बात किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी और उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे दोनों देशों की पोल तो खोली ही, साथ ही चीन में हो रहे एससीओ समिट की क्रेडिबिलिटी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आपको याद होगा, जब भारत में G20 हुआ था तो भारत ने दुनिया के 20 देशों से ज्वाइंट स्टेटमेंट दिलवाकर दिखाया, लेकिन यहां पर चीन ने कुल मिलाकर अपनी फजीहत करवा ली है। इसके अलावा भारत इस ड्राफ्ट में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र चाहता था, जिसे लेकर पाकिस्तान को आपत्ति थी। अब नतीजा यह हुआ कि एससीओ मीटिंग के बाद कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट या फिर रेजोल्यूशन जारी नहीं किया गया और इसे भारत की एक बड़ी डिप्लोमैटिक विन कहा जाएगा। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट सुनिए। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. और आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद आपका मेहमानों से इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। आज पहला सवाल रहेगा, एससीओ में पाक को बिग डोज, चीन पाकिस्तान एक्सपोज्ड। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, एससीओ में क्यों गायब आतंकवाद? आतंकिस्तान को लताड़, राजनाथ का हस्ताक्षर से इनकार। एससीओ में भारत की बुलंद आवाज क्यों लगानी पड़ी पाकिस्तान की क्लास? भारत के सख्त तेवर, आतंकवाद पर मैसेज क्लियर। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ यादव, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। दीपक बोरा साहब, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। रोबिंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब से थोड़ी देर बाद कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सिद्धार्थ, आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। ये कितना बड़ा कदम राजनाथ सिंह का देखा जाए, भारत की ये स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट कि एक तरफ जहां पर पाकिस्तान के ब्लफ को एक्सपोज किया और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज। ये इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए नजर आया, जहां पर जॉइंट स्टेटमेंट पर डिफेंस मिनिस्टर ने दस्तखत नहीं किए, क्योंकि आतंकवाद को लेकर वही ढुलमुल रवैया फिर से था इस मंच पर। देखिए, मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से देश के रक्षा मंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का जो स्टैंड है और भारत ने जो एक न्यू नॉर्मल पूरी दुनिया में स्थापित किया है, जीरो टॉलरेंस और टेररिज्म, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उसी का परिचय पूरी दुनिया के सामने रखा है। भारत की जो नई छवि है
ये भारत को वैश्विक मंच पर बहुत मजबूती के साथ रखती है। हम किसी प्रकार से टेररिज्म को लेकर के किसी भी मंच पर किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई भी ताकत या कोई भी दुनिया का देश या कोई भी ऐसा मंच, और चाहे फिर वो चीन का मंच हो या कोई भी ऐसा मंच हो, जो टेररिज्म से ध्यान भटका करके अन्य एजेंडाओं को आगे रखना चाहेगा या उस पर ढुलमुल रवैया ऐसा पेश करना चाहेगा, तो भारत उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम आतंकवाद को लेकर के, आतंकवाद को नष्ट करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। भारत ने जिस प्रकार का परिचय दिया, मैं कहता हूं कि आज हमारे देश की आवाज गर्जना के रूप में देश के, दुनिया के उन सभी देशों के कानों में पड़ी होगी। और भारत की जो ताकत पूरी दुनिया में नई स्थापित हो पाई है, वो उसका परिचय कि अब हमको ना किसी से डरना है, ना किसी से दबना है, किसी की कोई चिंता नहीं करनी है। भारत जिस मंच पर बैठेगा वो आतंकवाद के खिलाफ मुखर स्वरों में अपनी बात को रखेगा। भारत जहां जाएगा, भारत की डेलीगेशन जहां जाएगी, भारत के अधिकारी जहां जाएंगे, वो आतंकवाद को लेकर के मुखरता से और प्रखरता से अपनी बात को रखेंगे और पाकिस्तान को चारों ओर से घेरने का काम या आतंक के आकाओं को चारों ओर से घेरने का काम हम लोग करेंगे। मैं मानता हूं कि उसी का एक बहुत बेहतरीन परिचय दिया गया है। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस इसको कैसे देखती है? जो आज राजनाथ सिंह का नजर आया स्टैंड, उसको सफलता मानती है डिप्लोमेटिकली या फिर एक असफलता मानती है? जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पाया, वजह यह थी कि हम सहमति के नाम पर दबाव नहीं झेलेंगे, ये बहुत क्लियर है, क्योंकि आतंकवाद के खात्मे के लिए सबको साथ आना होगा। अगर उस पर कोई ब्लफ करेगा, अगर भारत को घेरने का मौका तलाशेगा, हम उसको वो ग्राउंड नहीं देंगे। देखिए, आतंकवाद पर स्पष्ट तौर पे भारत का रुख है और हम सब मानते हैं कि आतंकवाद जो है एक व्यक्ति का नहीं, एक देश का नहीं, पूरी मानवता का दुश्मन है और मानवता के दुश्मन को किसी न किसी रूप में सभी को मिलकर के लड़ना होगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो एससीओ है, बेसिकली ये पारस्परिक संबंध, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव और शांति बनाने का मंच जरूर कहने की बात है। जैसा कि 2024 में पाकिस्तान में इसका जो जब मीटिंग हुआ था उसमें बहुत सारे प्रस्ताव पास हुए थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी गए थे। बावजूद जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों में हुई है, पहलगाम की घटना, कांग्रेस पार्टी अपने CWC में भी स्पष्ट तौर पर रेजोल्यूशन पास की है कि इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ मजबूती से कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। आतंकवाद के किसी भी मुद्दे पर यदि भारत सरकार कोई बात रखती है, भारत सरकार का रुख जो होगा उस पर भारत कांग्रेस पार्टी समेत मुझे लगता है भारत के सभी दल एक साथ खड़े होंगे। ये देश का मुद्दा है और जिस तरह से एससीओ में बलूचिस्तान के मुद्दों को खड़ा करने का नाटकीय अंदाज में पाकिस्तान और ईरान और बाकी देशों ने किया, कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों ने, ये दर्शाता है कि इन लोगों के रुख जो है या चाइना का जो रुख है किसी न किसी रूप में आतंकवाद को सह देने का है। पाकिस्तान के साथ समर्थन की बात जिस तरह से पहलगाम के मुद्दों के बाद जब हमारी लड़ाई हुई और चीन जिस तरह वहां खड़ा हुआ, किसी भी कीमत पर भारत इस तरह के लोगों के साथ खड़ा होकर के जाना और बैठना ही आसान नहीं था। फिर भी हमारे रक्षा मंत्री गए और वहां पे जिस तरह दृढ़ता के साथ अपनी बात रखी है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी समेत भारत के सभी लोग इस मुद्दे पर उनके साथ खड़े। ठीक है, दीपक वोरा साहब, आपकी प्रतिक्रिया सर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक स्ट्राइक आज देखने को मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया क्या? सरकार ये बार बार कहती रही कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये जारी रहने वाला है। एससीओ की साख पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर यह कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है कि चीन की जमीन पर, चीन के साथ ही पाकिस्तान के ब्लफ को राजनाथ सिंह ने अपनी स्ट्रैटेजी से तार तार कर दिया और भारत के टेररिज्म को लेकर स्टैंड को न सिर्फ एससीओ जैसे मंच पर बल्कि पूरी दुनिया को एक बार फिर से दोहराते हुए साफ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर, आपने कितनी अच्छी तरह से समझाया है और बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं, उम्मीद करता हूं कि उनसे भी बहुत कुछ सीखूंगा। रविंद्र सचदेव साहब भी हैं, ही इज वेरी गुड, और फिर साथ में आपके दो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। फर्स्ट थिंग मैं कहना चाहता हूं मैम कि जो एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसको मैं कहता हूँ 25, 35, 45, 25, 35, 45 स्ट्रक्चर, 25% दुनिया का एरिया, 35% जीडीपी और 45% पॉपुलेशन। लेकिन आज जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने किया है वहां पर, कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, एक चीज हमने स्पष्ट कर दी है मैम,
अब भारत डोसियर डिप्लोमेसी में विश्वास नहीं करता कि जो जी फाइल देखो कितने गंदे लोग हैं, आए मेरे को मार दिया ना। अब डायरेक्ट एक्शन डिप्लोमेसी है। हमने स्पष्ट कर दिया जो मर्जी बातें करो, हमें कंसेंसस नहीं चाहिए आपकी भाषा पर, हमें सीधा कॉन्डेमनेशन ऑफ आतंक चाहिए। मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, और ये पहली बार मैंने देखा है मैम, और ये मैं दिल से कह रहा हूं, पहली बार मैंने देखा है कि ऐसी एक संस्था में भारत खड़ा होके आंख से आंख मिला के कहता है सॉरी ये मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि आतंकिस्तान जो नैरेटिव चला रहा है, हाय देखो मैं दुनिया का सबसे बड़ा विक्टिम हूं आतंक का, मेरे पे कितने लोग मर गए एटसेट्रा। और टाइगर, आतंक को पैदा तूने किया, आग तूने लगाई, और अब कहता है फायर फाइटर भी मैं बनूंगा। एरेंट नॉनसेंस, उसको निवस्त्र कर दिया। तो मेरा मानना है, वैसे भी मैम जो पश्चिमी देश है वो एससीओ को ज्यादा पसंद नहीं करते, ज्यादा मोहब्बत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके साथ पार्टनरशिप तो की है, बट नथिंग सीरियस। मेरा मानना है इसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी जो होती और भी कम हो जाएगी। और मैं इतना भी कह देता हूं मैम, अगर ये संस्था बंद हो जाए दुनिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट एजेंडाज रहे हैं रुबिंदर सचदेव सर, वो क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता, ये तमाम ऐसे पॉइंटर्स रहे जो इसके एजेंडे थे। लेकिन चीन की भूमिका को सर आप कैसे देखते हैं एससीओ, क्योंकि वो उसकी मेजबानी कर रहा था, क्या पाकिस्तान का एक बैकअप बनकर रह गया है क्या चीन? मतलब अगर पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज है, सब कुछ देख रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसके बावजूद बलूचिस्तान के नाम पर ब्लफ खेलने देने का मौका वो पाकिस्तान को देता है उस एससीओ के मंच पर, और साथ ही भारत ये जानते हुए कि कैसे पाकिस्तान का बलूचिस्तान को लेकर भारत सरकार को घेरने का रवैया रहा है हमेशा। जी हाँ, I mean, thank you very much. ये दोनों एक दूसरे को, इट्स नॉट कि चाइना केवल पाकिस्तान को बैक कर रहा है, उसको कवर दे रहा है। चाइना अपने मुद्दे, अपना जो उसका इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को एक टूल की तरह यूज करके। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकसदों के लिए, जो कि उनके मकसद ओवरलैप होते हैं। बट गोइंग बैक, जो आपने भी कहा और एम्बेसडर और हमारे कोलीग्स भी कह रहे हैं, एससीओ का फाउंडिंग चार्टर जब ये बना था, ये बना इसीलिए था कि इस रीजन में रीजनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और रेडिकलिज्म को रोकना है। ये इसका आर्टिकल 1 था, अगर लिखित में नहीं तो पूरे इंटेंट में, राइट, कि इसीलिए बना क्योंकि सेंट्रल एशिया के देश थे, इनके भी आपस में चल रहा है, और अफगानिस्तान था, वहां से अगेन रेडिकल इस्लाम फैल रहा है। तो ओरिजिनल मैंडेट तो इसका वो है। अब ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये अलग फॉर्म लेता जा रहा है, बिगर एक्सपेंशन श्योर इन अदर एरियाज जो इंपॉर्टेंट है, बट इस संस्था को वापस अपने फंडामेंटल मैंडेट पे जाना होगा। दैट इज वन। सेकेंडली, यस, एज अगेन हैज बीन सेड, इंडिया ने ये स्टेप लेकर के दिखा दिया है कि हम कंसेंसस बनाने के लिए केवल जॉइंट स्टेटमेंट में सब एग्री नहीं हम हो जाएंगे, हमारा अगर इंटरेस्ट नहीं बनता तो हम उस कंसेंसस से अलग हो जाएंगे, या हम वो कंसेंसस बनने ही नहीं देंगे, राइट। ये इंडिया ने क्लियर इंडिकेट कर दिया, क्योंकि बहुत बार होता है हमेशा डिप्लोमेसी में, एग्जैक्टली तो नहीं बट शर्मा शर्मी मान लीजिए, बेसिकली अगर कहीं ओके चलिए चलता है, लाइक पोलाइटली एंड एम्बेसडर इज लाफिंग स्माइलिंग, बट इन दैट सेंस ओके ठीक है, वो कन्विंस कर लेते हैं, यू गो अलोंग, भाई जो सब कह रहे हैं चलो। बट अब हमने क्लियर कट इस इशू को लेकर के कह दिया नहीं, इस पर तो हम क्लियर कट खड़े हैं। थर्डली, ये जो बलूचिस्तान का मुद्दा है, ऑब्वियसली पार्टली तो ये है कि दिखाना कि इस रीजन में जो बड़ा आतंक है वो, फॉर एग्जांपल पहलगाम नहीं था, वो तो इग्नोर ही हो गया, बड़ा आतंक तो इस इलाके में जो है वो बलूचिस्तान है, राइट। ये दिखाना कि जो ज्यादा ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, ज्यादा चिंता का विषय है, वो है इधर बलूचिस्तान। और हमारा जो कंसर्न है इंडिया का, और जो ऑब्वियसली इतना बड़ा फैक्टर है, उसको इग्नोर करना, तो ये तो डेफिनेटली इन दैट सेंस अगर देखें तो ये दर्शाता है कि चाइना इंडिया के कंसर्न्स को डाउन प्ले करना चाहता है, और पाकिस्तान। रुबिंदर सचदेव सर, कुछ सेकंड्स के लिए जरा मैं आपको रोक रही हूँ और साथ ही टीम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक बैकग्राउंड नॉइस है, प्लीज उसको डाउन कीजिएगा, कहीं से एक बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है किसी कॉन्वर्सेशन का। एक बार मैं जरा फिर से लौटती हूँ आपके पास रुबिंदर सचदेव सर, लेकिन सिद्धार्थ जी ये बताइए मुझे
कि क्या जानते हुए कि चीन क्या करता है, ये जानते हुए कि चीन और पाकिस्तान का क्या संबंध है, सब जानते हैं सीपेक क्या है, कैसे दोनों का गठजोड़ चलता है, कैसे चीन ने कई बार वीटो का इस्तेमाल करते हुए यूएनएससी जैसे मंच में पाकिस्तान को डिफेंड करने की कोशिश की है। क्या एक तरीका यह भी हो सकता है हार्ड स्टांस के साथ साथ कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म से डिस्टेंस होने की नीति अपनाएं, हम दूरी ही बना लें? देखिए, जितने लोग कूटनीति को समझते होंगे, और आपने बहुत अपने पैनल पर बहुत विद्वान लोगों को बैठाया है पूर्णिमा जी, हम उस मंच पर जाकर के, उस मंच पर आंखों में आंखें डाल करके, जिस मंच पे पाकिस्तान भी मौजूद है, हम ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के घर में घुस करके मारा और हम आगे भी मारेंगे। मुझे लगता है कि ये भारत के लिए एक बड़ा मैसेज है। चाइना के रिश्ते पाकिस्तान के साथ क्या है वो चाइना जाने, पाकिस्तान जाने। अमेरिका के रिश्ते पाकिस्तान के साथ क्या है वो अमेरिका जाने, पाकिस्तान जाने। सबके अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, पर भारत का इंटरेस्ट क्या है? भारत के इंटरेस्ट को प्रथम रखना, डोजियर ना करके या फिर हाथ जोड़ के विनती ना करके, आंखों में आंखें डाल करके एक दृढ़ता के साथ ये कहना कि यह भारत का एक्शन था। इस भारत के एक्शन को भारत ने करके दिखाया और हम आगे भी करके दिखाएंगे। मैं तो आपको दूसरी बात बताता हूं, आप ये सोचिए कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमने भावलपुर के अंदर पाकिस्तान के दिल में जाकर के मिसाइलों से वार किया। होना तो ये भी चाहिए, हो तो ये भी सकता था कि पाकिस्तान इसको लेकर के वैश्विक मंच पे रोए। वो तो गया था अन्य स्थानों पर भी भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस किया, जो कि इंटरनेशनल डोमेन में जानने वाले लोग जानते हैं एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। हमने उनके घर में घुस करके मारा। पाकिस्तान ये भी कह सकता था कि हमसे जो नई इन्वेस्टिगेशन करा गया, ये तो साबित नहीं कर पाए कि आतंकी यहां से आए थे या नहीं। एक बार डिस्कनेक्ट हुए हैं सिद्धार्थ जी। अब अजय उपाध्याय जी, इसी के साथ मैं आपको कंटिन्यू करती हूं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस हमेशा से डायलॉग की वकालत करती रही है सर, संवाद की वकालत करती रही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहलगाम हमले के बाद हमने देखा कि कैसे आपने भारत सरकार का साथ दिया। क्या आपको लगता है कि अगर एससीओ या सार्क जैसे मंच पर अगर भारत अपनी बात को दृढ़ता के साथ रखता है, भारत अपनी पोजिशनिंग को मजबूत करता है, तो डायलॉग को क्लोज भी करने की संभावना, डायलॉग के क्लोज होने की संभावना भी बनी रहती है? और आज अगर ये है भी तो ठीक है, क्योंकि वैसे भी डायलॉग के माध्यम से किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आतंकवाद के खिलाफ एक परिभाषा को गढ़ना होगा, पूरी दुनिया को साथ आना होगा, क्योंकि आतंकवाद का दंश पूरी दुनिया झेल रही है। पूर्णिमा जी, आपके पूरे इस प्रश्न में ही बहुत सारे उत्तर छुपे हुए हैं। सच्चाई तो यह है कि वैश्विक मंच पर आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सबके दृष्टिकोण अलग अलग है। जब अमेरिका पे कोई बात आती है तो अमेरिका अपने दृष्टिकोण से इसको देखने लगता है। वो इस्लामाबाद आकर के पाकिस्तान में घुस करके वार करता है और लादेन को ले जाता है, मार देता है। पर जब दूसरे की बारी आती है तो सीज फायर के पीछे खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान को बचाने लगता है। चाइना जो है लगातार जो है जिंगजियांग प्रांत में आतंकवाद को लेकर के और इस्लामिक टेररिज्म को लेकर के लगातार परेशान रहता है और वहाँ पे एक तरह से मास लेवल पर कत्लेआम कराता है। लेकिन जब भारत की बात आती है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगता है। मुझे लगता है इसके साथ हमें आर्थिक डिप्लोमेसी, चाइना यहाँ सबसे बड़ा प्लेयर है और चाइना के साथ हमको जो है कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा और उस मंच पर भी चाइना को हमें हर जगह परास्त करना होगा। जिस तरह $100 बिलियन के आसपास का जो हमारा व्यापार डिफिसिट है उस पर जरूर एक बार ध्यान रखना होगा। टिकटॉक से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, सार्क की बात आपने कही है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन का जो हाल है पाकिस्तान ने उसका बुरा हाल कर दिया। सच्चाई तो ये थी कि एक अच्छा ये संगठन बना जब 1985 में, तो एक बड़ा इसका ध्येय था। कल्चरल हम एक तरह से एफिनिटी थी हमारी इन देशों के साथ और हम चाहते थे इसको आगे बढ़ाना, पर पाकिस्तान इसको बढ़ने नहीं दिया। जहां जहां पाकिस्तान जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में घुसा, यहां तक कि एससीओ में भी घुस करके वहां भी उसने जो है उस संगठन की प्रासंगिकता को खत्म की है। आने वाले समय में जहां पाकिस्तान रहेगा वो कोई संगठन चलने वाला नहीं है। हमें देखना होगा भविष्य में अपनी डिप्लोमेसी के तहत कि क्या हम ऐसे संगठनों का साथ दें जहां पाकिस्तान को जगह मिलती है। तीसरी बात, यूनाइटेड नेशन में जिस तरह से उसको जगह मिली है टेररिज्म के उप समिति में, और अफगानिस्तान के मामले में जिस तरह एक समिति का प्रमुख बनाया गया है, भारत सरकार को बिना किसी तरह के इफ बट किए उसका भी वहां
पुरजोर ढंग से अब विरोध करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ इन मुद्दों पर रहेगी। देश प्रथम है, देश के बाद ही पार्टियां आती हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। दीपक बोहरा साहब, आपको ऐसी क्या मजबूरी नजर आती है इन तमाम मंचों की जो कि पाकिस्तान के प्रोपोगंडे को बैक्ड बाय चाइना आगे लेकर जाते हैं? सर, यूएनएससी का आप हाल देख लीजिए, यूएनएससी का कितना दोहरा रवैया है। यूएनएससी में जहां पर पाकिस्तान को लेकर खुली आलोचना होनी चाहिए, वहां पर ओपन क्रिटिसिज्म आता नहीं है पाकिस्तान को लेकर। भारत दुनिया के हर एक मंच पर जा चुका है, आतंकवाद को लेकर एक परिभाषा को गढ़ने की बात करता है। उसके बावजूद हर एक देश आतंकवाद का दंश झेलने के बावजूद पाकिस्तान की खिलाफत नहीं करता। क्या मजबूरी है ऐसी इन लोगों की? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, बहुत अहम प्रश्न है। और मैं पहले जो अभी मेरे से पहले पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन कह रहे थे, थैंक यू वेरी मच सर, देश से बड़ी क्षमा कीजिए कोई चीज नहीं हो सकती। आपने उस 80 साल की बुढ़िया का भी जिक्र किया जिसको शायद संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, अगस्त में 80 साल की हो जाएगी। और अभी तो मेरा ख्याल है उसने अपने गले में एक बॉम्ब बांध लिया है, आत्मघाती बेवकूफ बन गई है वो। जहां आपने बिठा दिया है इस देश को जो आतंक का एपी सेंटर है। राजनाथ सिंह ने यही कहा था ना कि हम सेंटर को मारते हैं, ये नहीं कहा कि हम किसी के अब इजाजत चाहते हैं, हम जाएंगे अकेले। हमने ये भी कह दिया कि जो आतंकी हमला होगा, क्षमा कीजिए, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, हम उसे जंग का ऐलान समझेंगे और जंग की तरह उसके साथ निपटेंगे। लेकिन अमेरिका जो है मैम, उसकी पाकिस्तान की तरफ क्या नीति है? वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो बोले, ओ आई लव पाकिस्तान, उनको पता भी नहीं कहां पे, कभी गया भी नहीं है वो बेवकूफ। अपने बच्चे को वहां भेज दिया था, वो क्रिप्टो करेंसी का धंधा करता है उनके साथ। दूसरी चीज है, वो जानता है पाकिस्तान की लोकेशन बड़ी जरूरी है, ये जानता है, पाकिस्तान से कहता है तुम बैठ के भोजन मेरे साथ करते हो, बड़ी अच्छी बात है व्हाइट हाउस में, लेकिन तुम खड़े होते हो इस्लामिक समुदाय के साथ और रजाई में घुस जाते हो चीन के साथ, ये नहीं चलेगा। तो वो उसको पुश कर रहा है और सपोर्ट दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कमेटी में कौन बैठता है मैम, आई हैव वर्कड देयर, इट डजंट मैटर, वो रेजोल्यूशंस पास होंगी जिनकी कोई परवाह नहीं करता है। एक्शन ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं होती है, वो हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक आई विल बी अपसेट। घुस दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कफन है उसमें एक और कील खोल दिया गया है, दैट इज द बेसिक इशू, क्योंकि अमेरिका उसको कंट्रोल करता है। और जब अमेरिका हमें पसंद करता है, पाकिस्तान को गाली देता है, जब पाकिस्तान को चाहता है डार्लिंग डार्लिंग, तो फिर जो हमारे हित है उनको भूल जाता है। अमेरिका इस ट्रांजैक्शनल धंधे वाला है। आजकल जो वहां पे व्यक्ति बैठा हुआ कहता है मैं राष्ट्रपति हूं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हम उसको जितनी मर्जी गाली दे दें, सच बात यह है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे अमीर देश है, और वो वहां का राष्ट्रपति है। सो वी डील विद हिम एज वी शुड। इस मामले में तेरे साथ है, इसमें तेरे अगेंस्ट है। हमारी डिप्लोमेसी मैम, हमारी कूटनीति बहुत मैच्योर है। अब वो जमाना चला गया जब दौड़ते थे किसी के पास, हाय जी मेरे को इसने तंग किया, उसने तंग किया, मेरे को बचाओ, कुछ नहीं, डायरेक्ट एक्शन। अमेरिका भी डायरेक्ट एक्शन पसंद करता है। आई बिलीव वो एससीओ को पसंद नहीं करते। और अगर ये संस्था कल कमजोर हो जाए और फिर चली जाए चंद्रमा के ऊपर, वहां पे कोई भी रात की नींद को अपनी बर्बाद नहीं करे। राइट सर। रविंद्र सचदेव सर, आपके पास आने से पहले कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। श्याम कुमार सर, आपसे एक रिएक्शन लेते हुए हेडलाइंस की तरफ जाऊंगे, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ भी। श्याम कुमार सर, जो एससीओ में भारत का रुख रहा, जो राजनाथ सिंह का स्टैंड रहा और जो एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, उसके बाद आपको लगता है कि पहले जो भारत की भूमिका एक ग्लोबल बैलेंसर की थी, बराबर हम समन्वय बनाकर चलते थे, वो ग्लोबल बैलेंसर की भूमिका से ग्लोबल चैलेंजर भी हम बन गए हैं। और चैलेंजर इन द सेंस अगेंस्ट टेररिज्म, या वो तमाम देश जो टेररिज्म को बैक करते हैं, या वो देश जो टेररिज्म को बैक करने वाले देश को बैक करते हैं। धन्यवाद पूर्णिमा, जय हिंद, शनोवर्णा। देखिए, भारत की जो भूमिका है ग्लोबल साउथ में एक लीडर की रही है, और हमें बहुत पेशेंस के साथ, हम पुरानी सभ्यता है, हम बुद्ध के देश हैं, और हमें लंबे समय तक इस सभ्यता को बरकरार रखना है। हमारी पावर है, हमारी पावर जो है, मैं 3 पावर्स मानता हूं। भारत की जो सबसे बड़ी अपनी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, हमारी मिलिट्री है दूसरी जो ग्रो कर रही है, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं वो हमारी सॉफ्ट पावर जो सभ्यता की और हमारी कल्चर की पावर है, जो जिसने बहुत हजारों साल से हमारी सभ्यता को एक नया रूप देते हुए आज तक भी हमने उसको खड़ा रखा है। कुछ भी हुआ हो हम उससे हिले नहीं। तो हमें तटस्थ नीति पे चलना ही पड़ेगा। एससीओ हो या दूसरे बिम्स्टेक हो, रीजनल सिक्योरिटी हो, या जितने भी हमारी संस्थाएं हैं,
उनमें हमें लगातार यूनाइटेड नेशन अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, लेकिन फिर भी हम या तो तटस्थ रहते हैं, हम अब्सटेन करते हैं जहां जरूरत पड़ती है, जहां हमारी डिप्लोमेसी में जरूरत पड़ती है बोलने की वहां हम बोलते हैं, और हर जगह ये युद्ध का समय नहीं है ये भी कहते रहते हैं, और जब युद्ध की जरूरत पड़ती है तो हम दांत भी खट्टे करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी नीति को हमेशा इसी परिभाषा से, इसी आयाम से, इसी कठोरता से जीना ही पड़ेगा। अगर राजनाथ सिंह जी ने आज वो दिखाया है कि उन्होंने एससीओ में वो सब नहीं किया, उन्होंने साइन, और वो आतंकवाद के डबल स्टैंडर्ड पर नहीं मानते उस बात को, तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, और ये बड़ा मैसेज निकल कर जाता है, वो भी जहां पर चाइना उसको होस्ट कर रहा है, और वहां पे पाकिस्तान भी है, वहां पे किर्गिस्तान भी है, वहां पे ईरान जैसे देश हैं, बेलारूस भी नया देश है, तो उनके सबके सामने हमारा मैसेज तो क्लियर है। देखिए, डिप्लोमेसी में कई बार आपकी बातें नहीं मानी जाती, पर आपको कहना तो पड़ता है। देखिए, कोपले फिर फूट आई साख पे कहना उसे, कोपले फिर फूट आई शाख पे कहना उसे, वो न समझा है न समझेगा मगर कहना उसे। हर बार हमें कहना ही पड़ता है, हमें रुकना नहीं है, हमें बोलते रहना है। रविंद्र सचदेव सर, आपके पास आना चाहूंगी। ये समझना चाहती हूँ कि एससीओ में भारत की भागीदारी आपको एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखती है या फिर एक जियोपॉलिटिकल कंपल्जन ज्यादा नजर आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया, पाकिस्तान और चाइना ये एक ट्रियो बन रखा है, और रशिया पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को चीन हमेशा बैक करता है, और भारत रशिया का दोस्त है। थैंक यू, आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल रिपोर्ट। बॉटम लाइन है कि रीजनल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक भी है, रीजनल भी है, और फंडामेंटल आ जाता है पाकिस्तान की ज्योग्राफी। पाकिस्तान जो भी कैलकुलस खेलता है और जो भी इसकी पोजीशनिंग बनती है, बहुत हद तक या सारे हद तक इसकी ज्योग्राफी के कारण बनती है। अमेरिका को भी इसका फायदा जब दिखता है बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी विद रिलेशन टू अफगानिस्तान, पहले, अब शायद ईरान, या जो भी आप कीजिए, अफगानिस्तान अगेन। चाइना को भी इसकी ज्योग्राफी दिखती है क्योंकि सीपैक कॉरिडोर के जरिए गद्दार पोर्ट पहुंचना। बट एट द सेम टाइम अभी देखिए एक और संस्था भी तो चल रही है ना इसके साथ साथ, ब्रिक्स। एंड इनफैक्ट ब्रिक्स की अभी अगले 10 दिन में शायद मीटिंग है ब्राजील में, राइट? तो इंडिया हो सकता है धीरे धीरे, आई थिंक एससीओ से ज्यादा ब्रिक्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू करे या ज्यादा उसमें मोमेंटम दे। पर इशू ये है कि एससीओ का एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, ब्रिक्स का एक कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। ब्रिक्स कर रही है काफी अलग अलग मुद्दों पे काम, और ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ज्यादा स्प्रेड है, राइट? एससीओ की मेंबरशिप जो पहली पॉइंट कह रही थी रीजनल एंड ज्योग्राफिक है, क्योंकि ये बना ही उसी मुद्दे से था कि सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, इस इलाके में चाइना का वेस्टर्न बॉर्डर, रशिया को भी खतरा है इस रेडिकल इस्लाम से, कि भाई इन देशों की हम सबकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा ना आए। उसी ऑब्जेक्टिव पहला था जो ये बना था, राइट? दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। अब इसमें डेफिनेटली ऐड हो गया कनेक्टिविटी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ट्रेड का, यस। फिर ये भी बात होने लगी है कि करेंसी की हालांकि बात ज्यादा ब्रिक्स में हो रही है, पर पॉइंट इसकी पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी और यहाँ की ज्योग्राफी को एक्सप्लॉइट करता है वहां। सेकेंडली, जहां तक यूएन की बात है, देखिए यूएन यस एब्सोल्युटली टूथलेस हो रखा है आज की दुनिया में सिक्योरिटी के मामलों में, बट पॉइंट इसकी यूएन की जो सिस्टम्स चलते हैं ना, जो कमेटीज हैं, उनकी कौन मेंबर होगा, कौन अध्यक्ष होगा, वो एक टाइम टेबल अल्फाबेटिकल के हिसाब से सिस्टम से चलता रहता है, ओके? और हर कमेटी में इनका यही मेथड है मोर और लेस, राइट? जो अलग अलग एजेंसीज हैं, तो उसमें कोई मेरिट या डीमेरिट की बात नहीं है। आप ह्यूमन राइट्स में देखेंगे, क्यूबा ह्यूमन राइट्स कमीशन का में भी चेयरमैन हो सकता है किसी साल किसी कमेटी का, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जो कमेटी हो सकता है उसका हेड हो जाए अंगोला, बिकॉज ये सारा अल्फाबेटिकल या रोस्टर चल रहा है उनकी कमेटी से। बट देन ये से फिर वही इंडिकेट करता है ना कि यूएन जो है इसको रिफॉर्म और इसको बदलाव बिल्कुल लाना पड़ेगा। एक पॉइंट और मेरे विचार से अभी आज जो हुआ है इसका इम्पैक्ट है कि चाइना की, आई थिंक चाइना के लिए आज जो ये एससीओ स्टेटमेंट नहीं आ पाई, चाइना के लिए एक फेलियर है कुछ हद तक, काफी हद तक एक्चुअली, क्योंकि जो भी होस्ट होता है वो ये चाहता है कि जो मेरी समिट कंक्लूड हो एक जॉइंट स्टेटमेंट निकले। याद है G20 जब हम कर रहे थे तो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर कितनी बड़ी अटकलें थी, वो तो बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमने सरमाउंट किया। तो किसी छोटी या बड़ी जो भी आप गैदरिंग करते हैं, कोई भी ऐसी समिट होती है, जो होस्ट है उसका तो पूरा का पूरा एफर्ट ये होता है कि
एक सक्सेसफुल मानी जाए और जॉइंट स्टेटमेंट निकले। अब ऐसे में जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकली तो इसमें चाइना की भी छवि पर धब्बा लगा है कि चाइना जो पुश कर रहा है या चाइना जो चाहता है कि चाइना डिप्लोमेटिकली सक्सीड नहीं हो पाया सब पार्टीज को एक पेज में लाने में, तो ये चाइना की कुछ हद तक फेलियर दिखाता है डिप्लोमेसी की। वो दुनिया नोटिस करेगी कि इस रीजन में चाइना सबको कन्विंस नहीं कर पा रहा है। और क्योंकि आपने सर ब्रिक्स का जिक्र किया स्ट्रैटेजिक लेवरेज के लिहाज से, तो उसके साथ साथ क्वाड और U2 भी एक इम्पॉर्टेंट मंच है जहां पर मुझे लगता है भारत का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ जी, बाकी सब जगह हम डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं, बाकी सब जगह हम अपने स्टैंड को बहुत मजबूत रखते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और यूएस को हम क्यों उस तरीके से हैंडल क्या नहीं कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि कल बीती रात फिर से उनका स्टेटमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप का। अब फिर आप शायद कह दें कि उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन अभी अभी दीपक बोहरा साहब ये कह के गए कि भाई आप पसंद करें नहीं करें, हैं तो सर सबसे शक्तिशाली देश के सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति। देखिए पूर्णिमा जी, इसमें पसंद और नापसंद की कोई बात नहीं है। हाँ। जिनको पसंद करना है वो बिल्कुल पसंद करते हैं, जिनको नहीं पसंद करना वो नहीं पसंद करें। पर जिस प्रकार के बयान वो दे रहे हैं उस बयानों को अमेरिका ही कैसे लेता है उसको हमको देखना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि आपके राष्ट्रपति ने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का सीजफायर ट्रेड को लेकर के हुआ, तो उनके विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल्स ने कहा कि इस बारे में हम नहीं बता सकते, इसके लिए आपको उन्हीं से बात करनी चाहिए। जब ईरान और इजराइल के बीच में ये युद्ध चला, तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से आकर के डिक्लेयर कर दिया कि हमने सीज फायर की बात कर ली है और हम इनका सीज फायर करा रहे हैं, तो ईरान ने भी आकर के कहा कि हमसे कोई बात नहीं हुई है। रशिया यूक्रेन के समय में भी उन्होंने कोई बात कही थी। देखिए वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी, क्योंकि अमेरिका में भी राजनीति होती है, हमको इस बात को समझना चाहिए, वो भी अपनी एक छवि है जो वहां पर दिखाना चाहते हैं। और हम एक सोवरेन राष्ट्र हैं, हम पर किसी का दबाव नहीं है। पर कोई और दूसरा क्या करता है, मुझे लगता है कि उसकी चिंता ना करते हुए भारत क्या कर रहा है इसकी चिंता हमको होनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा कहा भी तो भारत के प्रधानमंत्री ने दो टूक एक बात स्पष्ट कर दी और उनको स्पष्ट कर दी, और हमारे विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल्स ने आकर के उस कॉन्वर्सेशन का ब्यौरा पूरे देश के सामने रख दिया। जब हमारे प्रधानमंत्री ये ताकत रखते हैं कि हम आंखों में आंखें डाल करके हम दो टूक तरीके से दुनिया के किसी भी देश को हम फोन के ऊपर उस राष्ट्रपति को भी ये बात कह सके कि किसी प्रकार की मध्यस्थता कोई नहीं करवाएगा, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात भारत को लेकर के वो क्या सोचते हैं, तो एक साल पहले की ही 2024 की उनकी स्टेटमेंट है, जब उनसे पूछा गया था कि और जो एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे और उन्हें प्रधानमंत्री के बारे में कहा था, मैं आप कहेंगे उसको प्ले भी कर सकता हूं, और उन्हें कहा था कि ही इज अ टफ मैन, और मैंने ऑफर किया प्रधानमंत्री मोदी को कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराऊं, बट प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया दैट वी हैव डिफीटेड देम फॉर इयर्स एंड आई विल डील इट एंड आई विल डू इट। तो ये जब ट्रंप पहले कहते थे तब शायद हो सकता है हमारे देश में कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता था, आज वो दूसरी बात कह रहे हैं तो हमको अच्छा लग रहा है। मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं पूर्णिमा जी, भारत के हित सर्वोपरि हैं और भारत के हित की ही बात होनी चाहिए। हम इधर उधर से कुछ ढूंढ करके लाएं या सोच करके लाएं या अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कोई बात निकाल करके लाएं, तो मुझे लगता है कि वो अन्याय है। अजय जी इस पर जरूर जोड़ना चाहते हैं कुछ, क्योंकि अजय जी मेरे सवाल के साथ ही एक मुस्कुराहट दे चुके थे, तो आपके जवाब पर वो जरूर इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे। अजय जी क्विकली सर। सिद्धार्थ भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वहां का विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से ही पूछा जाना चाहिए, और ये सामान्य सी बात है कि विदेश मंत्री से बड़ा तो राष्ट्रपति ही होता है किसी भी देश का। हमारे यहाँ विदेश मंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री बड़े होते हैं भाई, मुखिया होते हैं, और मुखिया की बात जब होगी तो मुखिया ही मुखिया को जवाब देगा। अब उन्होंने 35-34 मिनट जो चर्चा की है, जिसको मैंने स्क्रिप्ट बना करके आपको भी और हम लोगों को देशवासियों को भी बताया क्या, 1 घंटे बाद ट्रंप ने कहा कि भाई हम तो सीज फायर करवाया, फिर 18वीं बार कहा गया, 1 बार नहीं 2 बार नहीं कई बार। और मोदी जी की बात हुई, ये मोदी जी ने उड़ीसा में जाके स्वीकारा और उन्होंने मन से कहा कि मैंने अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि मैं उड़ीसा आना है इसलिए मैं आपके पास नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब वार्ता में ये भी बात हुई कि भाई उड़ीसा आना है और उनके मित्र हैं, तो भाई उसी मित्र की बात तो हम लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी इस बात का खंडन कर दे, क्योंकि देश में सबसे बड़ा पद तो इसमें सरकार का जो सबसे बड़ा मुखिया तो प्रधानमंत्री है हमारा।
और उसकी बात काउंटर करना है ट्रंप को तो वही करेंगे। ट्रंप झूठा है, खराब है, गलत है, वो हम कहाँ करें कि सही है। 10 सेकंड से प्रधानमंत्री कहेंगे तो उनकी कद बढ़ेगी और हमारी देश की भी कद बढ़ेगी, देशवासियों की भी कद बढ़ेगी, देश भी उससे अच्छे सेंस में आएगा। और मित्र है मोदी जी का वो, क्योंकि खुद कह रहे हैं कि उनके मित्र हैं वो। अजय जी सुन लीजिए, अजय जी हमारे बड़े भाई हैं, पर मुझे कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड समझ नहीं आया। भारत के अंदर जब विदेश मंत्रालय बोलता है तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, विदेश मंत्रालय की बात हम नहीं मानेंगे। विदेश मंत्रालय क्यों बोलेगा? प्रधानमंत्री बोलेंगे तो ही मानेंगे। डीजीएमओ को नहीं मानेंगे, हम विदेश सेक्रेटरी को नहीं मानेंगे। पर अमेरिका का विदेश सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय कुछ कह रहा है तो कह रहे नहीं नहीं, अरे वो तो बड़े हैं ना, बड़े की बात मानो, आप जाइए और बड़े की बात मानिए। विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि भैया हमारे पास कोई जवाब नहीं। हमारे देश का विदेश मंत्रालय सारे जवाब दे रहा है और उनका विदेश मंत्रालय एक बात पे चुप्पी कर दे रहा है। वो कह रहे हैं हमारे राष्ट्रपति से पूछ लो भैया, उनको ज्यादा पता होगा, हमको नहीं पता। उस पर राजनीति करना चाहते हैं। अजय जी आप ऐसा अन्याय मत करिए। ये राजनीति अंत तक आते आते चर्चा में एंट्री इसने ले ही ली और सियासत की जगह ना बने। अगर दोनों पार्टीज के प्रवक्ता मौजूद हो तो ऐसा कैसे हो सकता है।